हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कथा कथन में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ नाबिया नकवी की लिखी नावल सरसों के फूल का दूसरा भाग। अगर आपने इसका पहला भाग नहीं सुना तो प्लीज़ वो भी सुनिए, और अगर आपको मेरी सुनाई कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए सुनते हैं सरसों के फूल का दूसरा भाग। नहीं, आमना अपने भाई को खत लिख रही है और उसमें वो लिखती है, अगर हकीकत पसंदी से देखा जाए तो यमुना ठीक कहती है। गुर्बत किसे अच्छी लगती है, और खुदा का शुक्र है कि हम औरों से बहुत अच्छे हैं। अपने से ऊपर देखने से पहले नीचे देखें तो दिल हमेशा ठिकाने पर रहे। अब ये जो सारी लड़ाई तुम्हें बताई है, मैं उसकी वजह समझती हूँ। ये उस दिन बाजार गई। इसे बड़े बड़े दरवाजे वाले खूबसूरत पक्के मार्बल वाले घर भाते हैं। बाजार की चीज़ों को देखती है, सकने का एहसास बेबसी से ढलकर खूब रुलाता है, लड़वाता है। अभी इसमें बचपना है। उसे अपना ये माहौल, ये कल्चर, रहन सहन कुछ पसंद नहीं। ये इस माहौल से फरार चाहती है। उस दिन तो उसने यहाँ तक कह दिया कि काश फुप्पो की ताई सास मेरा रिश्ता ही मांग लेती। बाद में बहुत शर्मिंदा होकर मुआफ़ी मांगती रही। उसे शायद तुम्हारी बात पर कोई एतराज़ न हो, मगर उसे तुम्हारा साथ कबूल करने से जो ज़िंदगी गुजारनी होगी वो उसे हरगिज़ कबूल नहीं। अक्सर कहती है, एजाज मेरे भाई, तुम कुछ करो, तुम ही कुछ कर सकते हो। दादी तुम्हारी बात समझती हैं, तुम उन्हें मना सकते हो। यमुना बिल्कुल गलत भी नहीं है। ये बात साफ और सीधी है कि दादी जी दादा जान की दूसरी बीवी थी और उनकी पहली बीवी से बेटे यानी ताया अब्बू दादाजी की औलाद हैं, और इस घर में उनका भी अब्बा जी और चाचू जी के बराबर हिस्सा है। मगर दादी जी देने को तैयार ही नहीं। सीधा साधा हल है, ये प्लाट बेचकर उन्हें उनका हिस्सा दे दें और हम कहीं दूसरा घर ले लें। जब तक हम उन्हें देंगे नहीं, यहाँ इमारत बनाना मुमकिन नहीं है। मगर दादी अम्मी हक तस्लीम ही नहीं करती। सालों पहले जब हमने घर बनाना शुरू किया तो ताया आ गए कि मेरा हिस्सा निकालो और फिर जो मर्जी बना लो। उस वक्त की ढली बुनियादें वाकई खंडहर का नक्शा लगती हैं। दरअसल यमुना को रोना यूं आता है कि तुमसे शादी की सूरत में उसे इस खंडहर में जिंदगी गुजारनी होगी। इतनी कड़वी बातें करती है कि हद नहीं। तुम्हारी मोहब्बत भी उसे चैन नहीं दे सकती। अब तुम ही कुछ करो। एक अच्छा खूबसूरत घर हर लड़की का सपना होता है, वो हक पर है। अब तुम इतनी ज्यादा मोहब्बत का दावा करते हो तो सबूत पेश करो। लोग दूध की नहरें निकाल लेते हैं, ताजमहल बनवा देते हैं, तुमसे 2 कमरे और किचन नहीं बन सकता। तुम्हें खत लिखा तो दिल हल्का हुआ है। अपना ख्याल रखना। अल्लाह निगहबान। तुम्हारी बहन आमना मतलूब। यमुना सारे घर में खुशी से घूमती फिर रही थी। मैं बिन पतंग उड़ जाऊं रे, मैं बिन पतंग उड़ जाऊं रे, वो गुनगुनाई। मैं तार वाली डोर से काट दूंगा, वहां गंदे नाले में जाकर गिरोगी। शहबाज ने खत उठाया। पूरे जलील हो, सारा मजा खराब कर दिया। यमुना बदमजा हो गई। आमना हंसते हुए मुस्कुराते दोबारा उसका खत पढ़ रही थी, जो कोई 7वीं कोशिश में छप गया। डाइजेस्ट पर तबसरा पसंदीदा राइटर की तहरीर की फरमाइश, अपना मुख्तसर सा तारुफ। आमना को भी बड़ा मजा आया। खत में उसका भी जिक्र था। यमुना, मेरी शादी का अहवाल लिखना। उसे यूं ही ख्याल आया, दिमाग खराब है, तुम्हारी शादी का अहवाल भी कोई अहवाल होगा?
चंदे का जहेज, खिस्तों की सिलाई मशीन और वॉशिंग मशीन। दादी जी ने अपना 100 मरतबा का धुला कासनी सफ़ेद सूट पहन लेना है। न वो मूवी, न फोटो सेशन, न ब्यूटी पार्लर, मेकअप, न तस्वीरें। कौन पढ़ेगा दिलचस्पी से? तुम ऐसे सोचती हो मन्नू? आमना की आवाज़ भर्रा गई। आमना डाइजेस्ट छोड़कर एकदम कमरे की तरफ भागी। या अल्लाह! शहबाज ने हैरत से अपनी बेहद नर्म ताबियत, सुलह पसंद, तहम्मुल से लबरेज बहन को देखा। वो कुछ समझा तो नहीं, मगर पता लग गया कि यमुना बाजी ने कोई इंतहा कर दी है। उसने यमुना को घूरा और कमरे की तरफ बढ़ा, मगर ये क्या, दरवाज़ा बंद। तुम बहुत बुरी हो छोटी मन्नू, तुम सबको नाराज करती हो। मैं बताता हूँ दादी अम्मी को। खुद यमुना के हाथों के तोते उड़ गए। ठक ठक ठक। उसने दोनों हाथों से दरवाज़ा बजाया। दरवाज़ा खोल दो मन्नू, खुदा की कसम। जबान फिसल गई। कसम से मुआफ़ कर दो। ये देखो मेरे हाथ जुड़े हैं। सच बड़ी गलती हो गई, मेरी तौबा। यमुना के हाथ पैर फूल गए। शहबाज उछलकर दीवार से टंग गया। रोशनदान से झांका। आमना चारपाई पर पैर लटकाए बैठी थी और आंखों से आंसुओं का तार बह रहा था। हर हाल में मुस्कुराती आमना को यूं रोते देखना शहबाज के लिए बड़ा इम्तिहान था। उसने यमुना से बदला लेने का प्लान फौरन बनाया। नहीं करो मन्नू बाजी, नहीं करो, कसम खुदा की नहीं करो, मर जाओगी तुम। दुपट्टे का फंदा नहीं बनाओ, पंखे से लटकने में बहुत तकलीफ होगी। तुम्हारे पास तो स्टूल भी नहीं। हाय मेरी बाजी! क्या कह रहा है शहबाज? क्या कर रही है आमना? यमुना के पैरों से जमीन निकल गई। उसने पूरी शिद्दत से दरवाजा धड़धड़ाया। खुदकुशी हराम होती है। अगर बच गई ना तो भी हाथ पैर टूट जाएंगे। तुम्हारा तो दुपट्टा भी कच्चा है। ये अब्बा जी की सुरमई धोती का फंदा बनाओ आपा। हाँ, उस बक्से पर खड़ी हो जाओ। हाँ हाँ ठीक है, मगर सुन लो, जरा मेरे बैग से कागज पेंसिल लेकर लिख दो। ये सब यमुना की हरकतों और बातों की वजह से कर रही हूँ। क्या शहबाज? अंदर कूद कर दरवाजा खोल। हाय आमना, आमना, ऐसा ना कर आमना। यमुना हलक के बल चीखी। शहबाज जो कुछ देख रहा था उसकी कमेंट्री मुसलसल कर रहा था। यमुना धड़ से जमीन पर बैठ गई। उसके जिस्म की सारी जान निकल गई। आमना, आमना, मैं मर जाऊंगी। खुदा के लिए तुम ऐसी तो नहीं थी। हाय, मैं ही मनु सबकी दुश्मन। आमना, मेरी जबान पर कोयला रख दे, मगर ऐसा न कर। हाय हाय आमना। शहबाज ने चटखारा लिया। तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए छोटी मन्नू। वो धड़ाम करके नीचे कूदा। अब यहाँ बैठकर बैन करो। मैं लोगों को बुलाता हूँ। मैं अकेला लाश नहीं उतार सकता, वो बड़ी जिम्मेदारी से कहकर बाहर को लपका। हाय अम्मा। हाँ, यमुना हलक के बल चीखी। हाय अम्मा, दादी जी, हाय मैं मर गई। वो चकरा कर जमीन पर गिर गई। इतनी दिल खराश चीखों पर आमना ने दरवाजा खोल दिया। पूरे वजन के साथ दरवाजे से चिपकी यमुना दरवाजा खुलते ही आमना के पैरों पर गिर पड़ी। होश हवास से जुदा होने से पहले उसने आमना का चेहरा हैरत से देखा था। अब मजा आया। ऐसा होता है मेरा इंतकाम। शहबाज मुंह पर हाथ फेरते हुए गेट से बाहर निकल गया। यमुना के सर पर गुमड़ उभर आया था। फर्श पर बड़ी जोर से लगा था। मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि लोग इसलिए शादी का अहवाल लिखते हैं कि अपनी दौलत व इमारत, रहन सहन की शो मार सकें। मैंने तो हमेशा मुख्तलिफ कल्चर और रस्म रिवाज जानने के लिए मज़े लेकर इस सिलसिले को पढ़ा। रात यमुना के बहुत ज़्यादा मनाने के बाद आमना धीरे धीरे बोल रही थी। तुम ठीक कह रही हो, मगर तुमने कभी किसी गरीब गुरबा की शादी का अहवाल नहीं पढ़ा है?
यमुना ने एतराज़ उठाया। नहीं पढ़ा, आमना ने एक तरफा जवाब दिया। मगर तुम ये तो देखो, शादी ब्याह के मामलात में लोग हर कीमत पर बहुत अच्छा करने की कोशिश करते हैं। हर चीज़ को बेहतर से बेहतर दिखाने के लिए जान की बाजी लगा देते हैं। बचतें, लेन देन, उधार सब इस मौके के लिए रखा जाता है। फिर ये मौका बहुत मेहनतों के बाद बहुत छानबीन कर सामने आता है। हमारे घर की शादी भी इतनी अच्छी ही होगी। आमना ने तफसीली जवाब दिया। नहीं हो सकती, कभी भी नहीं हो सकती, यमुना इनकार से बोली। अच्छा, तुम्हारी शादी हम इसी तरह करेंगे कि वो सब कुछ हो जो तुम्हारे ख्यालात में डाइजेस्ट की शादी में होने चाहिए। फिर मैं तुम्हारी शादी का अहवाल लिख भेजूंगी। आमना ने हंसते हुए अपना आइडिया बताया। बहुत खूब। आमना की हंसी फीकी थी। तुम्हारे तो फिर कुछ ख्वाब अरमान पूरे हो ही रहे हैं। इधर से न सही, उधर से तो खुला हाथ और खुला दिल है। मेरे लिए तो ऐसा चांस दूर दूर तक नहीं। तुम्हें सब मिल रहा है। तुम इतनी खुश उम्मीदी की बातें कर सकती हो, मैं नहीं, उसने ठोस अंदाज में कहा। आमना के पास जवाब था, मगर उसने समझाने की कोशिश छोड़कर अमली इकदाम उठाने का सोचा था। सो खामोश रही। तुम्हें हमेशा आधा गिलास भरा दिखाई देता है, जबकि उसने बात अधूरी छोड़ दी। अपनी अपनी सोच और नज़र की बात है। आमना का मूड फिर खराब होने लगा। अच्छा, तुम इतनी अपने हाल में मस्त हो तो चलो। यमुना ने हथेली पर मुक्का मारा। एक बात तो बताओ, ये जो यहाँ आखिरी पन्ने पर उसने डाइजेस्ट के पन्ने पलटे, आपका बावर्ची खाना नाम का सिलसिला था, तुम उसमें शिरकत कर सकती हो? आमना ने साफे को बगौर देखा। यमुना चैलेंज देती तंजिया निगाहों से आमना के चेहरे के उतार चढ़ाव को बगौर देख रही थी। आमना ने लम्हा भर सोचा। यमुना को ये लम्हा भर की तलावत यानी लंबाई भी खली। वो उसके हार जाने का ऐलान करने ही वाली थी। बिल्कुल कर सकती हूँ, आमना भरपूर एतमाद से बोली। मैं इस किचन की बात कर रही हूँ। यमुना ने हाथ लहराकर किचन चबूतरे पर इशारा किया। तुम्हारे होने वाले किचन की नहीं, मैं भी इसी किचन की बात कर रही हूँ। मैं इस सिलसिले में अनकरीब खत लिखूंगी, वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोली। छपेगा? गहरे तंज में यमुना के लहजे और चेहरे को बिगाड़ दिया था। आमना सोच में पड़ गई। यमुना का चेहरा और सख्त हो गया। 100% छपेगा, शर्त लगा लो। आमना ने हथेली फैलाई। यमुना कंफ्यूज थी। मुझे यकीन नहीं, डाइजेस्ट में तो सब अच्छा बनाकर दिखाया जाता है, वहाँ देहाती किचन की गुंजाइश कहाँ? शहरी जिंदगी शायद 30% है और ये हमारा देहाती 70%, और यही हमारा असल है। अब मैं तुम्हें लिख कर दिखाऊंगी और छपेगा, बल्कि तुम भी लिखो, फिर देखते हैं। आमना ने जवाब में से चैलेंज दे दिया। मुझे मंजूर है, यमुना ने कहा। यमुना को मुसलसल एहसास हो रहा था कि कोई उसे टिकटिकी बांधे देख रहा है। वो इतना ज्यादा पुरसुकून रह कर अपना फैशन मुकम्मल करने वाली थी, दिमाग अब उससे डबल खौल रहा था। दरअसल उसने आमना और अपने लिए एक ब्यूटी प्लान तरतीब दिया था। जिसका सबसे पहला काम ये था कि उसने आमना से बर्तन धोने की ड्यूटी ले ली। जलाने की कोई भी किस्म हो, ख्वाह लकड़ियां, उपलें, पत्ते या और कुछ भी, ये सब पतीलियों को नीचे से काला स्याह कर देते हैं। फिर उन्हें दरियाई रेत से खूब रगड़ रगड़ कर मांझना पड़ता है।
तो ऐसे में हाथ खास कर नाखूनों में जो कालख भरती है वो फिर मुस्तकिल हो ही रह जाती है। उंगलियों के जोड़ काले पड़ जाते हैं तो दुल्हन के ऐसे हाथ बहुत बुरे लगते हैं। इसलिए आमना को सबसे पहले इस ड्यूटी से मना किया और दूसरे नंबर पर सहन में झाड़ू देने से कि पैर खराब होंगे और चेहरे पर धूल मिट्टी जाएगी। वो फरीदा के साथ जाकर शहर की सबसे मशहूर दुकान से मास्क, क्रीमें, लोशन और ऐसी दूसरी ढेरों चीज़ें ले आई थी और बहुत माहिराना अंदाज में रोज आमना पर और बाद में थोड़ी खुद पर आजमाती। शहबाज के लिए कभी मिट्टी मिला मुंह, कभी पीला मुंह, कभी बदरंगा मुंह बड़ी हैरानी और दिलचस्पी का बाइस था। ऐसे में बहनें आंखें बंद कर लेती और चेहरे पर एक भी तासुर न आने देती। शहबाज उसी वक्त दिलचस्प से दिलचस्प लतीफ़े सुनाता जो बंदे को अंदर तक हिला दें हंसा हंसा कर। अब उस वक्त शहबाज स्कूल जा चुका था। दादी जी दवाई खाकर सो रही थी। आमना कपड़े धो रही थी। घर में और कोई था नहीं। फिर उसे यह एहसास क्यों हो रहा था कि कोई उसे देख रहा है। मुसलसल उसे अपने चेहरे पर बाकायदा तपिश महसूस होने लगी थी। उसने झट से आंखों पर धरे खीरे उठाए। नम पलकें खुलते ही सामने मौजूद शक्ल देखकर वो झटके से खड़ी हो गई। चेहरे पर पहले हैरत, फिर शर्मिंदगी, फिर नागवारी के तासुरात ने मिड मास्क को लकीरों में बदल दिया। पहले ख्याल आया लाल सूट में ये चेहरा भी सुर्खियां छलकाता होगा। फिर गुलाबी रंग ध्यान में आया, उसके गाल भी कुछ ऐसे ही हैं। फिर ध्यान काले रंग पर गया। ये कोयले में हीरे की माफिक दमकती होगी। बॉर्डर से निकला हूं तो दरवाज़ा खोलने तक दुनिया के सारे गहरे हल्के रंग आजमा कर देख लिए, कोई तुम्हारे शाया निशान नहीं लगा। फिर सोचा वो तो हर हाल में अच्छी लगती है। चलो खैर, मेरी एक सोच तो गलत हुई कि तुम कभी बुरी नहीं लग सकती। पहली नज़र पड़ने पर मैंने अपनी चीख जिस तरह रोकी है, मैं जानूं या मेरा खुदा जाने, उसने अपने चेहरे पर नकली खौफ तारी कर लिया। यमुना ने लंबी सांस भरी और इतने जज्बों भरे जुमलों के जवाब में उसने अपने तासुरात बड़ी मुश्किल से रोके। एक गहरी सर्द निगाह डालते हुए वो सामने लगी टूटी पर झुक गई। उसने नलके से 2-3 चुल्लू पानी हल्क में उतार लिया। तौलिए से चेहरा सुखाते हुए उसने देखा, उसने चारपाई पर ढेर क्रीमों के नाम और कागज पर यमुना और आमना के हाथ से लिखी तरीक़े इस्तेमाल और फ़ायदे व नुकसानात पढ़ रहा था। मुल्क के कानून में एक दफ़ा का इजाफा ये भी होना चाहिए, हसीनों का इक़दाम कत्ल का मंसूबे बनाना, ये सब। उसने क्रीमों के ढेर की तरफ इशारा किया। इन पर भी रोक लगनी चाहिए, कमज़ोर दिल बनते हैं। इनके इस्तेमाल से पहले ही अधमरे हो जाते हैं, इनके इस्तेमाल के बाद तो गुंजाइश ही नहीं रहती। चेहरे को अपनी सुर्ख थकनज़दा आंखों से देखते हुए वो दिल से मुस्कुराया। आमना इधर आओ, तुम्हारा भाई आया है, वो ऊंची आवाज में बोली और सामान बैग में भरने लगी। आमना इधर आओ, तुम्हारी बहन ने आधा काम कर लिया है। ये इतना तो मान गई है कि मैं सिर्फ तुम्हारा भाई हूँ, उसने यमुना जितनी आवाज में उसी लहजे में पुकारा। है सच? आमना झाग लगे हाथों के साथ भागी आई। अब पता नहीं उसने हैरत का इजहार किस बात पर किया था, भाई के आने पर या यमुना के बेसाख्ता जुमले पर। वो एजाज से लिपट गई। उसके बालों में झाग मल दी।
एजाज ने उसके बालों पर हल्का सा बोसा दिया। आमना और एजाज की मोहब्बत और दोस्ती बहुत खूबसूरत थी। यमुना के चेहरे पर पहली बार मुस्कुराहट फैल गई। कितने कमजोर हो गए हो? आमना ने फिक्रमंद होकर उसका चेहरा देखा। और कितने काले भी। यमुना ने अपनी तरफ से टुकड़ा लगाया और बैग समेत अंदर बढ़ गई। एजाज का बेसाख्ता कहका अंदर तक सुनाई दिया। अब्बू जी सुबह सुबह मंडी जाकर एजाज की पसंद की तमाम चीजें ले आए थे। ये 7 माह बाद 1.5 महीने की छुट्टी पर आया था। उसने अपनी छुट्टी बचा कर रखी थी कि आमना की शादी से कम महीने पहले पहुंच जाए और सब काम संभाल ले। ये उसकी बॉर्डर पर दूसरी मर्तबा की पोस्टिंग थी। उसे पढ़ाई का बड़ा शौक था, मगर यमुना की अम्मी के आखिरी 4-5 साल बीमारी की वजह से पैसों की तंगी हो गई थी। यमुना के अब्बू गठिया की बीमारी की वजह से सर्दियों में बिल्कुल नाकारा हो जाते थे। अकेली आमदनी अब्बा जी की। वो अब्बा जी के साथ मिल गया, मगर बूझा बूझा रहता। ये उसके सपने नहीं थे। वो तो बहुत आला मकाम पर बाबू साहब वाली नौकरी करना चाहता था। यमुना की अम्मी की वफात के बाद खुद अब्बा जी ने कह दिया कि वो अपनी तालीम पूरी करे, मगर अब ये एजाज के लिए मुश्किल था। उसने यूं ही मजाक मजाक में रेंजर्स में दरख्वास्त दे दी। हवलदार भर्ती हो गया। 9 माह की ट्रेनिंग हुई और पहली पोस्टिंग बॉर्डर की थी। जंगल, खुश्क, बेरंग बेदिल, मगर एजाज को जिंदगी का ये रूप बहुत भाया। उसने आमना को बताया, शदीद तरीन गर्म लू के थपेड़ों के दरमियान जब आप ऊँटों पर गश्त करते हैं, जब रेतों को राइफल थामे अंधेरे में उकाबी निगाहों से निशाना तलाशते हैं, ऐसे में दिमाग याद करवाता है तुम्हारे इस तरह आंखें मलमल कर जागने की वजह से 125 करोड़ समझो लहू की जगह बिजली दौड़ने लगती है। नस नस भड़क जाती है। इस इंतहाई सख्त जिंदगी पर गालिब आ जाने वाला ये फख्र इतना ताकतवर होता है कि सब भूल जाता है। हम निगहबान हैं। हमारी बेख्वाब आंखें कितनी आंखों को सपने देखने पर माइल करती हैं। यह एहसास दुनिया के हर एहसास से खूबसूरत होता है। और घर के मेंबरों को लगता है कि एजाज के लिए शायद यही बेहतरीन लाइफ है। वो उंगली में नगीने की तरह फिट बैठ गया था, मगर जब वो छुट्टी पर आता, उसकी हालत देखकर आमना पहले दुखी होती, फिर हंसे चली जाती। जज्बों ने तुम्हारे दिल दिमाग को सख्ती बख्शी है, ताकत दी है, मगर एजाज तुम्हारा जिस्म अब तक उस सख्ती का आदी नहीं हुआ। वो उसकी हालत देखकर अफसोस करती। एजाज को ताना तीर की तरह लगता, वो तड़प कर रह जाता। जज्बा जवान रहना चाहिए। जज्बा जिस्म का मोहताज नहीं होता। अगर ऐसा होता तो हजरत जाफर तैयार, एक इस्लामी फौजी, सीधा बाजू कटने पर उल्टा इस्तेमाल न करते और उल्टा बाजू कटने पर तलवार को दांतों से न पकड़ लेते। जज्बा ज्यादा अहम होता है, जिस्म नहीं। उसका इतना सच्चा और मजबूत जवाब सुनकर सब हक्का बक्का रह गए। आमना की आंखें यकायक आंसुओं से भर गईं। उसने एजाज का हाथ अपने गाल से लगा लिया। अब्बा जी और अब्बू जी की आंखों में तफाखर दर आया। और यमुना भी दम बखुद थी। दरअसल आमना का तजजिया बज़ाहिर गलत नहीं था। वो जब छुट्टी पर आता, उसकी हालत देखने लायक होती। रंग काला स्याह धूप से चेहरा जल जाता। उसकी पोस्टिंग जंगल में थी, जहां मौसम की सख्तियों और दूसरी सहूलत न मिलने की वजह से बुरा हाल था। ऐसी सूरत हाल में वहां के पैदाइशी रिहाइश भी बड़ी दिक्कतों से जिंदगी गुजारते, तो फिर ये रेंजर्स के ये जवान जो मुल्क के अलग अलग कोनों से आए हुए थे,
बड़ी मुश्किलों से खुद को इन मौसमों का आदी बनाते। शुरू में एजाज के लिए भी बड़ी मुश्किल थी, मगर उसने ये 2 साल बहुत हिम्मत से गुजार दिए। क्यों अमल नौकरी का हिस्सा था और पहली पोस्टिंग बॉर्डर की ही मिला करती थी। मगर किस्मत खराब थी या क्या, वो 2 साल पूरे करके जब विंग में वापस लौटा तो यहाँ उससे गलती हो गई। सजा के तौर पर दोबारा एक दूसरे बॉर्डर पर जो पहले से ज्यादा मुश्किल और नाकाबिल बर्दाश्त था भेज दिया गया। घर वालों के लिए ये झटका जोर का था, खास तौर पर आमना के लिए और दरपर्दा यमुना के लिए। उसे अपनी आने वाली जिंदगी बिल्कुल अंधेरे में दिखाई देने लगी। दरअसल ये एक खामोश फैसला था कि यमुना की शादी तायाजाद आमना के बड़े भाई एजाज से ही होगी। शुरू में यमुना जब इस सच्चाई को जानी तो उसे खुशी और न नागवारी मगर वक्त के साथ साथ मायूसी बढ़ती गई। आमना ने उसके हाथ में पहले सपनों की डोरियां थमा दी कि एजाज की तरक्की होगी, वह हवलदार से सब इंस्पेक्टर बनेगा, विंग में जाएगा तो बीटमैन बनेगा, उसे तमाम सहूलियात हासिल होंगी। यमुना ने रेशमी डोर खींचकर थान बनाकर खुद से लपेट ली। उस चादर का पहला छेद उसके सामने आया जब फुप्पो सुल्ताना बीबी ने आमना का रिश्ता अपने ससुराल में तय किया और अपनी होने वाली सास को बहुत खुशी और तमानियत से बताया कि यमुना का रिश्ता घर ही में तय है, घर की बेटी घर ही में रहेगी। एजाज की तो अलग अलग जगह पोस्टिंग होती रहेगी, फिर वो हफ्ता 15 दिन बाद आया करेगा तो कोई फिक्र ही नहीं। आमना के जाने के बाद पीछे घर का कोई मसला नहीं। यमुना होगी वही बाप भाई दादी। यमुना मुंह खोले हैरत से फुप्पो के जुमले सुनती रही। ये मंसूबा तो उसके वहमो गुमान में भी नहीं आया था। ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। यमुना ने पेशानी मसली। शादी नई जिंदगी शुरू होने का नाम है, तो मेरे लिए ये कैसी नई जिंदगी? यही घर, यही टूटे फूटे दरो दीवार, ये ईंटों का ऊंचा नीचा फर्श, यही निवाड़ी पलंग और कभी कभार निकाले जाने वाली चादरें और कमरे का आसमानी चूना। यमुना का हल्क खुश्क हो गया। उसे अपने पड़ोसियों की शादी याद आई जो ऐसे ही चाचे ताए की औलादों के बीच हुई थी। अच्छा रेशमी जोड़ा, थोड़ा बहुत सुर्खी पाउडर और एक कमरे से दूसरा कमरा। जिंदगी शुरू होने से पहले खत्म। उसके अंदर एहतजाज सर उठाने लगा। उसने सारी भड़ास जाकर आमना पर निकाली। वह हैरतज़दा सी सुनती रही। ऐसा नहीं होगा यमुना, तुम तसल्ली रखो, जिंदगी हमेशा आगे बढ़ती है, तुम्हें तुम्हारे किस्मत की हर चीज मिलकर रहेगी, मगर एजाज के साथ नहीं। आमना की मध्यम आवाज बोझल हो गई। एजाज का क्या सवाल? मैंने जिंदगी के 10 साल बेखबरी और 10 साल आने वाले अच्छे वक्त की आस में बिगाड़ दिए। दादी ने हर बात पर कहा अपने शौहर के घर जाकर अपने अरमान पूरे करो। मैं गरीब तो यही सब दे सकती हूँ। पहले हमें बताया कि औरत की जिंदगी में शौहर का घर ही सब कुछ है, वही मंजिल मकसूद है, तो फिर मुझे ऐसा बंदा यानी शौहर ही नहीं चाहिए। जब यही रहना है, यही सब करना है, तो फिर दुमछल्ला साथ क्यों लगाऊं? तुम खुद को खुशनसीब नहीं समझती यमुना कि तुम्हें कुछ छोड़ना नहीं पड़ेगा। वही घर, बाप, भाई निगाहों के सामने, माँ से बढ़कर मोहब्बत देने वाली दादी जी। मेरा तो कलेजा मुंह को आता है। एक शहर से दूसरा शहर, नए लोग, नया माहौल, अलग मिजाज। ससुराल और शौहर बुरा मिल गया तो किस्सा ही खत्म। भूल जाओ पिछलों को, और हर लिहाज से अच्छा भी मिल जाए तो तब भी इतनी दूर से रोज रोज कौन लड़की अपने गृहस्थी छोड़कर आ सकती है? यहाँ तो 2-2 घंटे के फासले पर रहने वाली बेटियां आखिरी लम्हों में पानी का घूंट पिलाने नहीं आ सकती। वो शकीला खाला की बेटी भूल गई, CNG की हड़ताल थी,
वो 10 सवारियां बदलकर जब रोती पीटती पहुंची तो जनाजा गली में रखकर 2 मिनट को बाप का मुंह देखा। जनाजा आगे निकल गया। वो वहीं मिट्टी में लोटनियां लगाती रही, रोती रही। यमुना, मैंने तो उस वक्त दुआ की कि खुदाया ऐसा हाल दुश्मन को भी न देना, और तुम। यमुना के चेहरे पर हैरानी के साथ शर्मिंदगी आ रुकी। उसने आमना की बातों को गहराई से जांचा तो मलाल के रंग भी शामिल हो गए। उसने सचमुच उस पहलू से तो सोचा ही नहीं था। वह आमना के चेहरे को देखते हुए नजरें झुका गई। उसने हल्क तर करते हुए सफाई देने की कोशिश की। जो बातें तुमने करी हैं वो सब दुरुस्त है मन्नू, मगर मैं भी तो गलत नहीं। यमुना की आवाज़ भर्रा गई। मुझे भी ये सब लोग बहुत प्यारे हैं। तुम सब लोग मेरी ज़िंदगी में, इसके अलावा और है क्या? मुझे एक प्यारा सा खूबसूरत सा घर, आसाइश नहीं चाहिए। बस ज़रूरतें सही तरह बगैर रुकावट की पूरी हो जाएं। मुझे अपनी चादर का अंदाज़ा है। उसकी आवाज़ गुम हो गई। आमना ने बढ़कर उसे सीने से लगा लिया। आमना ढेरों साग फैलाए बैठी थी। यमुना बर्तन धोकर आई तो आमना के कानों से एजाज का फ़ोन और उसमें लगी हैंड्स फ्री निकाल अपने कान में ठूंसी और दादी के पैरों के पास बैठ गई और मज़े से गाना सुनने लगी। एजाज नहाकर बाहर निकला। उसने ट्राउज़र पर नई सफ़ेद बनियान पहन रखी थी। गीले बाल तौलिए से सुखाए और शानों पर तौलिया फैलाए आमना के पास बैठ गया। वो दोनों पूरा दिन बातें करते गुजार देते थे। पता नहीं कौन कौन सी। अब रंग जरा नॉर्मल हुआ है। आमना ने उसका चेहरा देखा। जलन भी कम है। एजाज ने आंखों के पास गालों की हड्डियां थपथपाई। ये जिस तरह का साग तुम बना रही हो, इसका सारा आयरन तो खत्म हो जाएगा पक पक कर। तुम्हारे लिए स्पेशल पालक बनाई है। एक गुलाबी करके लहसुन अदरक डाला, 2 टमाटर, फिर धुली हुई पालक काट कर हांडी के अंदर और ढक्कन बंद। बस 5 मिनट रखा, रोटी आमना डाल देगी। आमना ने तफसीली तसल्ली कराई। हाँ तो ठीक है ना, भले ही मज़ा अच्छा नहीं लगेगा मगर आयरन बहुत ज़्यादा मिलेगा। तुम लोग भी हफ्ते में 2-4 मरतबा ऐसा सालन खा लिया करो तो कभी खून की कमी ना होगी। हमारे मुल्क में औरतों में खून होता ही कहाँ है, वो तो सारा मर्द चूस जाते हैं। आमना ने जोर से हंसकर कहा। पहले अब्बा का डर, फिर भाई का, फिर शौहर का, और आखिर में जवान बेटे भी आंख दिखाते हैं। हमारे घर में ऐसा कौन सा मर्द है बोलो? एजाज इतने गलत इल्ज़ाम पर भड़क ही तो गया। आमना की हंसी बेकाबू हो गई। दादी हड़बड़ा कर उठ गई थी। पैर लंबे करने लगी तो यमुना पायती पर थी। ना, तू इधर लेट गई है? यहाँ ढेरों साग कौन बनाएगा? उठ बहन के साथ लग जा। यमुना तक आवाज़ न पहुंची। वो अगले गाने पर झूम रही थी। एजाज ने कनखियों से उसे देखा। दोनों पैरों की उंगलियां थिरक रही थीं। सर भी हल्के हल्के झूम रहा था। उसके होठों पर दिलावेज मुस्कुराहट आ रुकी। एजाज ने अपने तौर पर आमना से निगाहें बचाकर उस दिलदार चेहरे को आंखों के रास्ते दिल में जज्ब किया। मगर आमना को सब खबर थी। एक इकरार की इंतहा पर था और दूसरा इनकार की। उनके दरमियान पुल आमना ही को बनाना पड़ता। दादी ने दूसरी और तीसरी बार यमुना को कोसा और चौथी बार अपना पैर उसके पैरों पर दे मारा। हाँ, कौन? यमुना बड़बड़ा कर सीधी हुई। अब तो अंधी के साथ बहरी भी हो गई है। ना अदब ना लिहाज। मैंने कितनी आवाज़ें मारी। दादी जी का गुस्सा। लेकिन मैंने तो आवाज़ ही नहीं सुनी। यमुना ने हैरत से सबको देखा।
चल साग बनवा ले नेस्ती लड़की। यमुना चप्पल पैरों में फंसाती चबूतरे पर चढ़ाई। मैंने आवाज ही नहीं सुनी। यही तो दुख है, तुम आवाज सुनती ही नहीं, जवाब एजाज ने दिया। वो बहुत मीठी नजरों से उसे तक रहा था। उसने फौरन अनसुनी कर दी। लाओ, अभी कितना बाकी है? उसने पत्ते अलग करने शुरू किए। एजाज सरसों के साग में से फूल इकट्ठे करने लगा। आमना उठकर आग जलाने लगी। एजाज ने पीले पीले छोटे फूलों का मुख्तसर सा गुलदस्ता बना लिया और यमुना की तरफ बढ़ाया। ये क्या है? इसे नहीं काटते साग में, यमुना ने झुंझला कर कहा। एजाज ने एक नज़र उस पर और दूसरी नज़र फूलों पर डाली। ये मोहब्बत है और बहुत ज़्यादा है। एजाज की आंखों में मोहब्बत का जहान आबाद था। उसका फूलों वाला हाथ अभी भी आगे था। यमुना की पलकें लरज गईं। वो हरगिज नहीं लेना चाहती थी, मगर मुस्तकिल सुर्ख जज्बे छलकाती आंखें देखकर गैर इरादी तौर पर उसका हाथ आगे बढ़ गया। एजाज ने एक पल रुककर उसका चेहरा जांचा, फिर जल्दी से नीचे उतर गया। वो चारपाई पर रखा मोबाइल उठाकर चार्जिंग पर लगाने लगा। यमुना की बच्ची, तुमसे साग चुनने को कहा था, तुम फूल चुनने लगी? उसने सर पर हाथ मारा। ये क्या है? उसने फूलों की तरफ इशारा किया। ये मोहब्बत है और बहुत ज्यादा है। यमुना इतना आहिस्ता बोली कि आमना के खाक पर लेना पड़ा। यमुना ने चोर निगाहों से एजाज को देखा। वो फोन पर नंबर मिला रहा था। गीले बाल माथे पर सूख चुके थे, तौलिया कंधों पर। यमुना के हाथों में फूलों का गुच्छा था। हाथ सीने से लगा हुआ था और फूल ठोडी को छू रहे थे। उसके कानों पर एक जुमला मुसलसल दस्तक दे रहा था। तो दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे नबिया नकवी की लिखी बेहद असरदार मुकम्मल नावल सरसों के फूल का दूसरा भाग। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया और धन्यवाद।